ये भी सवाल बीजेपी ने उठाए हैं कि ऐसे वीडियोस में अब अरविंद जी की तस्वीर है, वो भगत सिंह जी और अंबेडकर साहब के साथ है, ऐसा क्यों? इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो बीजेपी जरूर उठा सकती है, क्योंकि भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से तो उनको चिढ़ होती ही है। जो पार्टी, जिनके पुरखे देश की आजादी के आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं है, तो वो तो भगत सिंह की फोटो से परेशान होंगे ही। आप मुझे बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मोदी जी की फोटो लग सकती है? बाबा साहब के फोटो के साथ तो मायावती जी की फोटो लगी है, कांसीराम जी की फोटो लगी है, बहुत सारे नेताओं की फोटो लगी है। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? मतलब मैं तो ये मानता हूं कि देश के शहीदों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ अपनी अपनी फोटो लगाना उनसे प्रेरणा लेने का एक नहीं, पर परिचायक है, एक ये संदेश। लगता है ना कि इक्वल कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को उसी इक्वल पेडेस्टल का पे रख रहे हैं कि ये जिस पे बाबा साहेब और भगत सिंह जी है। मैं अपनी फोटो लगा लूंगा अगर भगत सिंह जी के साथ, तो मैं उनकी चरणों की धूल भी नहीं हूँ। ये कहाँ से बात आ जाती है कि मैं उनके बराबर पहुंच गया? तो ये सब ऐसी बातें हैं बे सिर पैर की, मुझे लगता है बीजेपी उठाती रहती है, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपने निकलते अपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मोदी जी और बीजेपी को निशाना बनाया और आपने कहा कि ये मतलब आपने डायरेक्टली टारगेट किया प्रधानमंत्री को। ऐसा क्यों? इसमें प्रधानमंत्री, बीजेपी का कहना है कि भाई जो हुआ कोर्ट से हुआ, आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, एजेंसी किसके अंडर में है आज? केंद्र सरकार के अंडर। ईडी हो, सीबीआई हो, उनके अधीन काम करती है। और दूसरी बात ये है कि भाई, आपने इस जांच में 2 साल में हासिल क्या किया, ये तो बताइए। इनकी जांच के बारे में तो जरूर पूछने का हक है ना। वो आपको भी है और मुझे भी है और देश की जनता को भी जानना चाहिए। 2 साल की जांच में आपने 1 रुपए अरविंद केजरीवाल के यहां बरामद नहीं किया, 1 रुपए मनीष सिसोदिया के यहां बरामद नहीं किया। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता, इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा। आपने कोई संपत्ति बरामद नहीं की, कुछ बरामद नहीं किया, और आप क्या कर रहे हैं? एक के बाद दूसरी गिरफ्तारी, दूसरे के बाद तीसरी गिरफ्तारी। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं एक एक चीज बताता हूं आपको। ईडी ने 162 गवाह, उनके बयान दर्ज किए। सीबीआई ने 294 गवाहों के बयान दर्ज किए। टोटल 456 गवाहों के, 456 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। और आपको मालूम है, मात्र 4 लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। मात्र 4 लोगों ने केजरीवाल जी का नाम लिया। अब उन 4 लोगों ने भी बयान किस परिस्थिति में दिया, यह भी जानना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी। मंगुंटा रेड्डी, इनकी ये तस्वीर आप देख लीजिए, 2 तस्वीरें हैं। हमने वो हेडलाइन दिखाई, लेकिन आप तस्वीर दिखा रहे हैं। जी बताइए। ये है मंगुंटा रेड्डी की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, और ये है दूसरी तस्वीर। ये 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी के फोटो लगा के वोट मांग रहे हैं इस समय आंध्र प्रदेश में टीडीपी के कैंडिडेट। आप मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति को आप शराब का घोटालेबाज कहते हैं, जिस व्यक्ति पे 16 सितंबर 2022 को आपने छापा मारा, 10 फरवरी 2023 को उसके बेटे राघव रेड्डी को अरेस्ट कर लिया, 16 जुलाई को लास्ट स्टेटमेंट वो देता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसके पहले 6 बयान देता है। टोटल 10 बयान बाप बेटे मिलके देते हैं, और उन 10 बयान में 8 बयान अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं और 2 बयान रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में ईडी डाल देती है। यानी 8 बयान छिपा लेते हैं, 2 बयान रिकॉर्ड पे लेके आते हैं। तो जब आप कोर्ट को साक्ष्य बताएंगे ही नहीं, तो कोर्ट फैसला कैसे लेगा? बरखा जी, आप मुझे बताइए कि भाई, ईडी की इन्वेस्टिगेशन किसी के भी खिलाफ अगर चल रही है तो उसको दोषी साबित करने के लिए चल रही है ना। तो जो पेपर्स आपने इकट्ठा किए हैं किसी के भी खिलाफ, तो उसको आप अदालत में रखिए। आप उसको छिपा क्यों रहे हैं? इसके पीछे की आपकी मंशा क्या है? ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं कि आपने सारे कागज इकट्ठा करके वहां पे रखे हुए हैं। सेक्शन 50 पीएमएलए वो ये कहता है
कि अगर कोई व्यक्ति झूठा बयान देगा ईडी के अधिकारी के सामने तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो 10 बयान बाप बेटे के हैं, इसमें से 8 बयान जो छिपाए गए, जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे, या तो वो सारे 8 के 8 बयान सच थे, ये 2 बयान झूठे थे, या ये 2 बयान सच है, वो 8 बयान झूठे थे। तो पर ऐसी परिस्थिति जब आप ये तस्वीर कार्रवाई दिखाते तो होनी हैं, चाहिए उनके खिलाफ। जी, जब आप ये तस्वीर दिखाते हैं मगुंता रेड्डी, जो कि फादर ऑफ राघव रेड्डी हैं, जो अक्यूज थे, वो अप्रूवर बन गए केस में, तो और ये तस्वीर दिखाने से क्या साबित होता है? बीजेपी कहेगी पीएम इज अ पब्लिक फिगर, तस्वीरें तो 10,000 लोगों के साथ हो सकती हैं, तब वो टीडीपी में थे भी नहीं शायद जब ये तस्वीर ली गई थी। इस तस्वीर से आप क्या साबित कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये मुद्दा क्या बनाते हैं कि केजरीवाल से उसकी मीटिंग हुई थी, यही तो मुद्दा बनाते हैं। इनके पास और कोई साक्ष्य नहीं है, और उसने बयान भी दिया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है, कि हम तो अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मिले थे। केजरीवाल जी ने भी यही कहा। तो आप अरविंद केजरीवाल एक पब्लिक फिगर हैं, उनसे ममता रेड्डी मिलेंगे तो वो शराब के घोटाले के बारे में मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पब्लिक फिगर हैं, उनसे ममता रेड्डी मिल रहे हैं तो भारत की तरक्की के बारे में बात करने के लिए मिल रहे हैं। ये कैसा तर्क है? और मुझे लगता है कि जो टीडीपी के कैंडिडेट के तौर पे अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम बीजेपी के कैंडिडेट को तो कहिए, जो वहां पे बीजेपी के वर्कर हैं उनके लिए एक लेटर जारी कर दें और प्रधानमंत्री जी कह दे भाई इस कैंडिडेट को हमारी तस्वीर लगाने का अधिकार नहीं है, ये शराब का कारोबारी है और ये शराब का घोटालेबाज है। इतना ही मैसेज कर दे। ये तो अभी की है, 2024 की। तो इसलिए अब तीसरा नाम है शरद रेड्डी का। शरद रेड्डी औरोबिंदो फार्मा के जो प्रमोटर है। हाँ, शरद रेड्डी वो 9 नवंबर 2022 को उसके घर पे छापा पड़ता है ईडी का। 10 नवंबर 2022 को उसकी अरेस्ट हो जाती है, और 25 अप्रैल तक, जब तक वो केजरीवाल जी के खिलाफ बयान नहीं दे देता, 12 स्टेटमेंट, 12 बयान उसके दर्ज करती है ईडी। 2 बयान में वो केजरीवाल का नाम लेता है, 10 में वो केजरीवाल का नाम नहीं लेता। 10 में जिसमें नाम नहीं लेता वो अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, यानी कि इसको छिपा लिया जाता है। 2 में जिसमें बयान लेता है उसको ऑन रिकॉर्ड लाते हैं। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने वकीलों का। केजरीवाल साहब के वकीलों ने जब दरखास्त लगाई कोर्ट के सामने कि हुजूर हमें हमारे खिलाफ जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं ईडी के द्वारा वही नहीं दिखाया जा रहा है, तो हम कैसे मुकदमा अपना लड़ेंगे। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई इनको जांच कराइए जो आपने इकट्ठा किए कागज। तो जब उन्होंने देखा तो वो तो हैरान रह गए कि भाई 8 बयान जो हमारे खिलाफ नहीं दिए गए उस पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही एक बयान वो हमारे खिलाफ देता है तुरंत उसको बेल मिल जाती है। ऐसे ही शरद रेड्डी का मामला है, और ऐसे ही सी अरविंद का मामला। सी अरविंद क्या कहते हैं, हमने मिनिस्टर साहब को, मनीष सिसोदिया जी को, मुख्यमंत्री जी के घर पे एक डॉक्यूमेंट दिया, इस पर घोटाला क्या है। एक मिनिस्टर को उसका सेक्रेटरी कोई कागज दे रहा है और उसको केजरीवाल जी सामने बैठे हैं, तो ऐसा कोई मिस्टर इंडिया वाला फॉर्मूला तो है नहीं केजरीवाल जी के पास कि वो सारा कुछ कागज पढ़ ले रहे हैं ऐसे ही अपने आप। तो ये है कुल मिला के। लेकिन जहां मनी ट्रेल दिख रहा है, जहां मनी ट्रेल खुलेआम दिख रहा है कि शरद रेड्डी 10 नवंबर को गिरफ्तार होता है, 15 नवंबर को 5 करोड़ देता है, और गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। देखिए, आप उसको आप वर्ड यूज कर रहे हैं रिश्वत, और हमने इस पे स्टोरी भी की जब आप जेल के अंदर थे, वो ग्राफिक्स चल रहे हैं हमारे औरोबिंदो फार्मा के। लेकिन रिश्वत वर्ड लीगली जायज वर्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से तो सबने पैसे लिए हैं। यहाँ पे आप डॉट्स ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे आप डॉट्स ज्वाइन करें। मैं तो ये कह रहा हूँ, रिश्वत इसलिए कह रहा हूँ कि एक आदमी जो ईडी की अरेस्ट में है उसके तो अकाउंट सीज होने चाहिए, उसके अकाउंट तो बंद किए जाने चाहिए थे। उसने 55 करोड़ रुपए दिए कैसे? एक आदमी जिसपे ईडी के हिसाब से शराब के घोटाले का जो किंग पिन है, जो अरेस्ट है, जो जेल में है, उसका अकाउंट काम कैसे कर रहा था?
या 55 करोड़ रुपए मिले तो क्या बीजेपी के शीर्ष नेताओं को पता नहीं चला होगा? या 55 करोड़ रुपए ऐसे ही मिल गए, ये बात कोई यकीन करेगा क्या? तो इसलिए मैं इसको रिश्वत कह रहा हूं। लेकिन जो घोटाला चाहिए और वो ये तो जो कोर्ट, मनी ये जो वो मनी कोर्ट तय ट्रेल है, करेगी। हाँ जी, ये जो मनी ट्रेल है, क्या ईडी को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए? सीबीआई को मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए? उनको बीजेपी वालों से नहीं पूछना चाहिए कि भाई ये आदमी आपको पैसा दे रहा है तो क्यों दे रहा है? अब ईडी कहती है कोर्ट में कि जो सेंट्रल घोटाला है वो ये है कि ये शरत रेड्डी तो अप्रूवर बन गए, पर के कविता और जो सदर्न स्टेट्स के लोग हैं उन्होंने मोटा मोटा 100 करोड़ के किकबैक्स दिए आम आदमी पार्टी को। पैसे इसलिए नहीं मिले क्योंकि आपने ये बात की कि पैसे तो एक पैसा नहीं मिला। ईडी कहती है कोर्ट में कि पैसे इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो सारे गोवा चुनाव में लग गए। इस पे आप क्या कहें? अब देखिए, झूठ का ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। कृष्ण बिहारी नूर जी की 2 लाइनें हैं जी, कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। सच घटेगा या बढ़ेगा तो सच नहीं रहेगा। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो झूठ तो आप चाहे जितना बोलते जाइए। भाई आपने 100 करोड़ का आरोप लगाया, फिर 45 करोड़ का आरोप लगाया, फिर पता नहीं कितना कितना करोड़ का, आपको 1 रुपए मिला क्यों नहीं? जमीन निकल गई, आसमान निकल गया, कहां चले गए वो पैसे? कहां चले गए? और ऐसे फिगर आप बताते जा रहे हैं। हम तो दिल्ली के चुनाव लड़ लेते हैं, पंजाब के चुनाव लड़ लेते हैं, कभी ऐसे बात नहीं है। गोवा जैसे एक छोटे राज्य में हमने चुनाव लड़ा और पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इन बातों का कोई मतलब है? इसको कोई मानेगा? आगे क्या नजर आता है? अभी चुनाव बिल्कुल दरवाजे पे हैं, करीब हैं। केजरीवाल जी जेल में है, लेकिन लोगों को लगता है कि आपकी रिहाई के बाद शायद उनकी भी बारी आए, मनीष सिसोदिया की भी बारी आए। लेकिन ऑपोजिशन जो इकट्ठी हुई केजरीवाल के अरेस्ट के बाद, बड़ी रैली हुई, ऐसा लगता है कि इस चुनाव में जो एडवांटेज है वो बीजेपी को है, जो स्ट्रेटेजी नो नैरेटिव है वो बीजेपी को है। अब आप बाहर हैं, नो रिस्ट्रिक्शंस इन योर पॉलिटिकल एक्टिविटी। आपके मुताबिक ऑपोजिशन की स्ट्रेटेजी अब क्या रहेगी, और आपको कितनी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल भी बाहर निकल पाएंगे शीघ्र? देखिए, मुझे लगता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी वकीलों की जांच में ईडी के जो कागज सामने निकल के आ रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। और ये ऑर्डर जो है वो मार्च में ही हुआ है, अभी मार्च में हुआ है। इसके पहले तो देखने की इजाजत नहीं थी। और आप सोचिए, 20,000 पन्ने इन्होंने रखे हैं अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। बरखा जी, ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। 20,000 पन्ने, आज ही उसपे कोर्ट के अंदर सवाल उठाया वकीलों ने कि भाई आपने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाले हैं। इसकी तो इन्वेस्टिगेशन करते करते, जांच करते करते पता नहीं कितना समय लग जाएगा। आपने 32 एक्यूज बना रखे हैं, 32 एक्यूज बना रखे हैं, 456 गवाह इकट्ठा कर रखे हैं, 50,000 पेजेस की आपने चार्जशीट दाखिल कर रखी है, 2 साल से आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये तो अंतहीन प्रक्रिया है ना। बरखा जी, आप बताइए मुझे, जीएन साई बाबा को 10 साल के बाद निर्दोष साबित किया गया, तो एक 90% दिव्यांग व्यक्ति 10 साल तक जेल में रहा, उसकी जवाबदेही किसकी है? आज केजरीवाल जी की पत्नी की आंखों में जो आंसू हैं, या जो मनीष सिसोदिया जी की पत्नी जो पिछले 20 सालों से एक बीमारी से ग्रसित हैं, आप मुझे जरा बताइए, इस समय जब उनको अपने पति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो आप बताइए कि अगर उनको आपने जेल में रखा हुआ है और कल को निर्दोष साबित होंगे, तो इस गुनाह के लिए जिम्मेदार कौन होगा? इस गुनाह के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये बातें हैं, और मुझे लगता है कि इन लोगों को भी जल्द ही न्याय मिलेगा, और वो निकल के जल्दी बाहर आएंगे। आखिर में पूछती हूँ राजनीतिक अप्रेजल, मतलब आई एम श्योर यू केप्ट इन टच विद पॉलिटिक्स, आप किताबें तो पढ़ते थे लेकिन अपने आप को कनेक्टेड भी रखते होंगे। अब क्या नजर आता है इस 2024 के चुनाव में, इस वक्त, इस समय, एट दिस पॉइंट क्या नजर आता है? बरखा जी, देखिए, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
आपने बहुत सारी सरकारों को देखा है और बहुत सारे राजनेताओं को भी देखा है। शायद इतना अनुभव तो आपको भी होगा कि जो राजनेता चुनाव जीत रहा होता है और 400 पार हो रहा होता है, वो कभी ऐसी कार्रवाई नहीं करता, वो कभी ऐसा काम नहीं करता। इसका मतलब नरेंद्र मोदी के मन में घबराहट है, इसीलिए उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाला, इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाला, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया, और इसीलिए वो अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर करके राज्य सरकारों को या दूसरी पार्टियों को डराने का काम कर रहे हैं, मिलाने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतेगा, जिस तरह से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि 2019 का चुनाव सैचुरेशन पॉइंट पे था, उससे आगे बीजेपी नहीं बढ़ सकती। सब जगह उनको सीटें मिली मैक्सिमम, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटका हो। तो अब और ज्यादा सीटें कहां से? महाराष्ट्र में भी सीटें मिली, बिहार में भी सीटें मिली, मैक्सिमम सीटें मिली। तो इनको पता है कि अगर इनकी 50-60 सीटें, 70 सीटें भी कम हो गई तो ये सत्ता इनके हाथों से चली जाएगी। इसीलिए बौखलाहट में ये काम कर रहे हैं, वरना जो आदमी जीतता रहता है चुनाव, वो कभी ऐसे काम नहीं करता।